So we will start the chapter of CA final IDT of the inspection, search and seizure और and arrest। ठीक है, तो ये चैप्टर को आज हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस चैप्टर को हम ये एक चैप्टर जो है वो देखा जाए तो थ्योरी चैप्टर है, बट इसका प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी इम्पैक्ट है साथ ही साथ में। और इसका जो एग्ज़ाम में भी इसका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट और बहुत इजी चैप्टर है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, बस इसको एक बार आपको रेफ़र करना है और आपका सॉर्टेड हो जाएगा। सबसे पहले इसमें स्टार्ट करते हैं सेक्शन 67 जो बात करता है पावर ऑफ इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर की। इसमें इंस्पेक्शन की बात की गई है। सबसे पहले जो इंस्पेक्शन की हम लोग बात करेंगे, ये एक सॉफ्टवेयर प्रोविज़न है। देन द सर्च, ठीक है, क्योंकि सर्च जो है वो एक स्ट्रिक्ट प्रोविज़न दिए गए हैं एज़ पर द GST लॉ, बट इंस्पेक्शन को ये सॉफ्टवेयर प्रोविज़न की बात करता है, जिसमें इनेबल करता है ऑफिसर्स को टू असेस एनी प्लेस ऑफ बिजनेस। किसका प्लेस ऑफ बिजनेस? 3 लोगों का। पहला टैक्सेबल पर्सन का, नेक्स्ट पर्सन जो इंगेज है इन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, नेक्स्ट आता है ओनर एंड ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस एंड गोडाउन। जो भी ओनर और ऑपरेटर है कोई भी वेयर हाउस या गोडाउन का, ठीक है, उनका भी एक ऑफिसर के पास राइट होता है कि प्लेस ऑफ बिजनेस को असेस करने का। फिर आता है इंस्पेक्शन जो है वो कैरी किया जाता है, कैन बी कैरिड आउट बाय द PO ओनली अपॉन रिटन ऑथराइजेशन। पहले रिटन ऑथराइजेशन जो है PO के पास रिटन ऑथराइजेशन होगा, उसके बाद ही जो PO है वो इंस्पेक्शन कर सकता है। ठीक है, रिटन ऑथराइजेशन जो है वो कौन देगा? ऑफिसर, कोई भी ऑफिसर जो जॉइंट कमिश्नर या उससे अबव की रैंकिंग रखता है तो वो उसके पास पावर होती है, वो रिटन ऑथराइज कर सकता है। तो ऑथराइजेशन कब दिया जाएगा? ऑथराइजेशन कैन बी गिवन ओनली इफ PO हैज़ रीजंस टू बिलीव। अगर PO के पास रीजंस टू बिलीव अगर है तभी ऑथराइजेशन दिया जाएगा। तो रीजंस टू बिलीव में कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे? सबसे पहले टैक्सेबल पर्सन का जो ऑथराइजेशन जो है वो कब हो सकता है? ऑथराइजेशन कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे ऑथराइजेशन दिया जा सकता है? सबसे पहले टैक्सेबल पर्सन जो है वो उसने क्या किया है, पहला केस आता है कि कंट्रावीन किया है एनी प्रोविज़न ऑफ एक्ट टू इवेट द टैक्स। किसी भी तरीके का प्रोविज़न को कंट्रावीन किया है टैक्स को इवेट करने के लिए। ठीक है, पहला पॉइंट ये है, अगर कंट्रावीन किया प्रोविज़न टैक्सेबल पर्सन ने। नेक्स्ट आता है अगर एक्सेस ITC क्लेम किया है, अगर क्लेम किया है एक्सेस ITC, देन टैक्सेबल पर्सन का मतलब बेसिकली PO के पास रीजंस टू बिलीव है, वो ऑथराइजेशन दे सकता है। ठीक है, फिर आता है एस इज़ फॉर द सप्रेस्ड ट्रांजेक्शन ऑफ सप्लाई। अगर किसी भी तरीके का जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं सप्लाई के, ठीक है, वो अगर सप्रेस किए गए हैं तो उस केस में भी क्या हो सकता है? ऑथराइजेशन दिया जा सकता है। नेक्स्ट आता है सप्रेस्ड स्टॉक ऑफ गुड्स। अगर स्टॉक ऑफ गुड्स सप्रेस्ड किए हैं तो उस केस में भी क्या होगा? टैक्सेबल पर्सन के लिए PO के पास एक तरीके से रीजंस टू बिलीव होगा, ऑथराइजेशन दिया जा सकता है। तो ये 4 केसेस हैं। तो 4 केसेस कौन से हैं? C इज़ फॉर द कंट्रावीन किया है प्रोविज़न, E इज़ फॉर द एक्सेस किया है ITC अगर क्लेम है, एक्सेस ITC क्लेम किया गया, S इज़ फॉर सप्रेस किया है स्टॉक ऑफ गुड्स, S इज़ फॉर सप्रेस किया है सप्लाई, जो भी ट्रांजेक्शन की सप्लाई है उसको सप्रेस किया। तो ये 4 ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जिस केस में ऑथराइजेशन दिया जाएगा। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट केस आता है ट्रांसपोर्टर और ओनर एंड ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस एंड गोडाउन। अगर उन्होंने क्या किया है, इन दोनों में से ट्रांसपोर्टर ने या ओनर ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस या ओनर ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस, अगर उन्होंने किसी भी तरीके का गुड्स वगैरह क्या रखा है अपने पास छुपा के रखा है, इस्केप किया है और उस पर गुड्स को इस्केप किया है जस्ट टू इवेट द पेमेंट ऑफ टैक्स। ओके, सो इस अगर ऐसा कोई इंटेंशन है इन दोनों का, ट्रांसपोर्टर या ओनर एंड वेयर हाउस ऑपरेटर का, तो उनका भी इन दोनों केसेस में भी ऑथराइजेशन जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट आता है, तो ये हमारा 67, नेक्स्ट सेक्शन 67 ये बात करता है। नेक्स्ट आता है सर्च एंड सीजर के बाद। जो सर्च एंड सीजर जो है, जो हमने नॉर्मल भी देखा है, रेड वगैरह मूवीज़ में देखते हैं, तो सर्च एंड सीजर में बेसिकली वो वो वाला प्रोसीजर पूरा अडॉप्ट होता है जो रेड वगैरह में देखते हैं। तो इसमें सर्च एंड सीजर जो है इन अकॉर्डेंस विद द CRPC की जो 1973 है, इसमें वो सारे जो एक्ट हैं वो लग जाते हैं। ठीक है, ऑफिसर जो है वो कैरी आउट करेगा सर्च को हैज़ पावर टू, जो भी ऑफिसर है कैरी आउट द सर्च हैज़ पावर टू सर्च फॉर एंड सीज गुड्स। ठीक है, तो उनके पास पावर होती है कि गुड्स को क्या करें, सीज कर सकते हैं गुड्स को, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को या बुक्स और थिंग्स को। ठीक है, और अगर रेलेवेंट है किसी भी प्रोसीडिंग्स मतलब प्रोसीडिंग वगैरह के रेलेवेंट हैं तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, ऑफिसर्स के पास पावर होती है।
ठीक है। नेक्स्ट आता है अगर प्रैक्टिकेबल नहीं है गुड्स को सीज करना तो उस केस में गुड्स जो है वो डिटेन भी किए जा सकते हैं। फिर आता है पर्सन इनटाइटल टू टेक कॉपीज एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ सीज गुड्स, जिसका भी पर्सन जो है उसके पास राइट होते हैं कि वो जो कॉपीज़ और एक्सट्रैक्ट वगैरह ले सके किसका, जो भी गुड्स डिपार्टमेंट ने सीज कर लिए हैं। फिर अगर गुड्स पीओ के पास पावर होती है कि अगर किसी ने मना किया अलमीरा वगैरह को सर्च एंड सीजर के प्रोसेस में, अगर कोई मना कर रहा है कि ये डोर आप नहीं खोल सकते हो, इस तरीके का अगर कोई भी कुछ भी कर सकता है, उनके पास पावर होती है कि वो ब्रेक कर सकता है डोर ओपन करने के लिए, ठीक है। ब्रेक ओपन डोर, अलमीरा सील कर सकता है प्रीमाइसेस को अगर किसी ने एक्सेस डिनाई कर दिया। बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स, थिंग्स वगैरह रिटेन कर सकता है डिपार्टमेंट ओनली टिल दे आर रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो इसको नहीं करोगे, रिटेन नहीं करोगे। इफ़ दीज आर नॉट रिलाइड फॉर द केस, तो रिटर्न करना होता है डिपार्टमेंट को विद इन 30 days ऑफ द इशुएंस ऑफ सो कॉज नोटिस। जो भी सो कॉज नोटिस है उसके 30 days के अंदर अंदर वापस करना पड़ता है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स कुछ ऑब्जर्व किए गए हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं ड्यूरिंग द सर्च ऑपरेशन। सबसे पहला आता है एक वैलिड सर्च वारंट होना चाहिए, क्योंकि सर्च ऐसे नहीं होगी, एक सर्च वारंट उससे पहले इशू होता है, तो वैलिड सर्च वारंट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है लेडी ऑफिसर होनी चाहिए, ठीक है, जो सर्च टीम के साथ में रहेगी, ठीक है। रेसिडेंस, अगर किसी रेसिडेंस आप किसी के घर में जा रहे हो, ठीक है, तो आपके साथ में एक लेडी ऑफिसर का होना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट आता है आईडी कार्ड आपको शो कराना पड़ेगा। शो करो आप आईडी कार्ड टू द पर्सन इन चार्ज ऑफ द प्रेमाइसेस। ऐसा नहीं होता है ना कि अगर आईडी कार्ड नहीं है, ऐसे तो कोई भी डिपार्टमेंट का नाम लेके आपके घर में घुस जाएगा, है ना। तो आईडी कार्ड भी शो करना इम्पॉर्टेंट है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिकली सर्च के लिए। फिर आता है साइन ऑफ पर्सन होना चाहिए, पर्सन इंचार्ज का साइन होना चाहिए, ठीक है। और साथ में एटलीस्ट 2 विटनेसेस ऑन द सर्च वारंट, जो सर्च वारंट पे 2 विटनेसेस के साइन भी लगेंगे। एटलीस्ट 2 विटनेसेस, साथ में जो पर्सन इंचार्ज है उसका भी सिग्नेचर कंपलसरी होता है। बिफोर, अगर स्टार्ट प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करने से पहले और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सर्च, जो ऑफिसर्स और विटनेसेस होते हैं उनको अपना क्या कराना पड़ता है, पर्सनल सर्च कराना पड़ता है, ठीक है। अपने आप को पर्सनल सर्च कराएंगे, क्योंकि मे बी पॉसिबल कि बाद में उन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स जो होते हैं उनके ऊपर कोई आरोप ना लगा दे कि ठीक है कोई भी, जैसे कि क्योंकि सर्च करने आया, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ ऐसी कीमती चीज़ें निकली, हो सकता है ना कि वो लोग आपके ही ऊपर आरोप लगा दें कि ये डायमंड तो आप लेकर आए हो बाहर से, राइट। तो ऐसे काम ना हो, इसलिए उन लोगों को अपना स्टार्टिंग और मतलब सर्च होने से पहले, सर्च शुरू होने से पहले और ख़त्म होने के बाद में अपना पर्सनल सर्च कराना ज़रूरी होता है। फिर आता है पंचनामा, महाजर वगैरह भी, प्रोसीडिंग्स वगैरह का जो भी होता है शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन द स्पॉट। पंचनामा महाजर बनता है, ठीक है। और कॉपी जो होती है उसकी एक कॉपी जो होती है वो पर्सन इंचार्ज को और ओनर ऑफ द प्रीमाइसेस को भी दी जाती है। पंचनामा महाजर में बेसिकली सारी डिटेल्स होती है कि जो सर्चर जब ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द सर्च जो चीज़ें चल रही हैं उसका पूरा एक तरीके से ब्यौरा उसमें पंचनामा महाजर में होता है। फिर एक बार अगर सर्च ओवर हो गई तो सर्च वारंट जो है ड्यूली एग्जीक्यूटेड शुड बी रिटर्न इन ओरिजिनल टू इशूइंग ऑफिसर, जिसने भी सर्च का ऑथराइज़ किया था, ठीक है, तो उसको ओरिजिनली आप इशूइंग ऑफिसर को क्या कर दिया जाता है, सर्च ओवर होने के बाद में सर्च वारंट वो रिटर्न कर दिया जाता है विद अ रिपोर्ट हु शैल मेंटेन रजिस्टर ऑफ रिकॉर्ड। फिर आता है सर्च वारंट। क्या होता है, सर्च वारंट एक रिटर्न अथॉरिटी होती है टू कंडक्ट द सर्च इशूड बाय ऑफिसर, ठीक है, जिसमें बेसिकली जॉइंट कमिश्नर और उससे ऊपर के रैंकिंग वाले लोग जो है वो सर्च वारंट जो है वो उसको रिटर्न अथॉरिटी को कंडक्ट करने का बेसिकली रिटर्न अथॉरिटी होती है टू कंडक्ट द सर्च इशूड बाय द ऑफिसर। जो उनका जॉइंट कमिश्नर या उससे ऊपर का पावर रखते हैं वो लोग ये इस चीज़ को इशू करते हैं। तो ये आपके सर्च वारंट का बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो गया। नेक्स्ट आता है कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, सर्च वारंट के क्या क्या कंटेंट होते हैं। तो सर्च वारंट के कुछ कंटेंट होते हैं, जैसे कि पहला आता है जैसे वॉयलेशन अंडर द एक्ट, किस एक्ट के अंदर वॉयलेशन हुआ है, ठीक है, उसमें लिखा होता है। सर्च वारंट में ये मेंशन होता है कि आपने जिसका भी सर्च वारंट निकला है, ठीक है, उसने कौन सा ऐसा वॉयलेशन किया है, तो वो उसमें मेंशन होता है। फिर आता है वी इज़ फॉर द वैलिडिटी पीरियड, उसका वैलिडिटी पीरियड कितना है, ठीक है। सर्च वारंट ऐसा नहीं है ना कि आज इशू हो गया है आप 5 साल बाद सर्च करने चले जाओगे, तो एक वैलिडिटी पीरियड उसमें मेंशन होगा कि कितने टाइम तक ये सर्च चलेगा। फिर आता है प्रेमाइसेस टू बी
सर्च, कौन से प्रेमाइसेस में ये सर्च होगा, ठीक है, उसमें वो भी मेंशन होगा। प्रॉपर प्रेमाइसेस का पूरा एड्रेस वगैरह सब दिया जाएगा कि कहाँ किस प्रेमाइस में सर्च होनी है। प्लेस एंड डेट क्या रहेगा सर्च इशू का, प्लेस एंड डेट क्या है इशू का, वो भी होगा, किस प्लेस पे क्या डेट है वो भी मेंशन होता है। देन आता सीरियल नंबर ऑफ सर्च वारंट, हर एक सर्च वारंट का अपना एक सीरियल नंबर होता है, वो भी सर्च वारंट में मेंशन होता है। फिर आता है नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ पर्सन ऑथराइज फॉर सर्च एंड इशूइंग ऑफिशियल विद राउंड से, जिसने भी ये पर्सन ऑथराइज बेसिकली ऑथराइज किया है सर्च को, ठीक है, उसका नेम क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, वो भी सर्च वारंट में मेंशन होता है। एंड इशूइंग ऑफिशियल विद द राउंड से, तो ये आ गए आपके कंटेंट ऑफ सर्च वारंट। तो इसमें बेसिकली सर्च वारंट में कौन कौन से कंटेंट होता है, वी इज़ फॉर द वायलेशन एंड देन वी इज़ फॉर द वैलिडिटी पीरियड, P is for the premises to be searched, then P is for the place and date of issue, then आता है N is for the serial number of search warrant, then name and designation, okay, name and designation of person authorized for search। तो ये एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। सो कंटेंट क्या है सर्च वारंट के, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा आपका लेक्चर है सर्च वारंट का। नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं जल्दी।